दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे मुलाकात आपकी करवाते हैं और शुरुआत करते हैं जब चुनावी रण त्रिपुरा का देखने को मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर धनोज कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। धनोज जी, आपका स्वागत कर रहा हूं सुबह सवेरे इस प्रोग्राम में। और डॉक्टर अजय तिवारी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर है। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं इस चर्चा में। अजय जी, क्या कहेंगे, क्योंकि त्रिपुरा की जब बात होती थी तो पुराने समय में हम वाम दल और कांग्रेस का ही जिक्र करते थे। 2018 का वक्त आया तो मैंने और आपने मिलकर बीजेपी का जिक्र किया और एक नई पार्टी का भी जिक्र किया जो टिपरा मोथा की पार्टी बनने जा रही थी उस वक्त, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कि उन्होंने पार्टी बना ली। लेकिन हाँ, 2023 में अब हुआ है कि टिपरा मोथा की पार्टी बन गई है। बीजेपी ने अपने सहयोगी दल के साथ सरकार बना ली। लेकिन अब आपको क्या लगता है, जब 2023 का समय आ चुका है और इस वक्त मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो त्रिपुरा का समीकरण बेहद अलग है सर, और इस समीकरण को समझना जरूरी है जनता को भी। अजय जी। बिल्कुल हर्ष जी, सबसे पहले तो इस त्रिपुरा की चुनाव को मैं सारी पार्टियों को बधाई देना चाहता हूं कि मेहनत कर रही हैं और ये अपना जंग जीते। लेकिन त्रिपुरा में इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल होगी। त्रिपुरा में टिपरा मोथा, ये जो देव साहब पुराने अच्छे कद्दावर नेता रहे हैं, उन्हीं के परिवार के बच्चे आज टिपरा मोथा की पार्टी बनाए हैं और आदिवासियों में इनकी अच्छी पकड़ है। और टिपरा मोथा के आने से भारतीय जनता पार्टी कमजोर इसलिए होगी कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से पदाधिकारी, बहुत से नेतागण टिपरा मोथा में शामिल हुए हैं। और इसके अलावा कांग्रेस को आप देखिए, कांग्रेस कोई बहुत ज्यादा सीटों पर नहीं लड़ रही है। कांग्रेस सिर्फ 13 सीटों पर लड़ रही है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर लड़ रही है। लेकिन उस पार्टी ने कांग्रेस को कोई बहुत वजन नहीं दिया है, बहुत छोटे 12-13 सीट दे करके अपने साथ जोड़ने का काम किया है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस के लोग भी टिपरा मोथा के साथ जाने का प्रयास किए हैं और गए भी हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तभी बनेगी जब टिपरा मोथा की पार्टी, जो नई पार्टी है, वो कमजोर होगी। क्यों? क्योंकि 2018 से पहले आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं भी एक सीट भी ढंग से नहीं आ रही थी और कहीं भी वो नहीं थी। 2018 में अचानक नरेंद्र मोदी जी के प्रचार और अमित शाह जी का दखल, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से त्रिपुरा में 2018 में सरकार बनी और अच्छी सीटों से बनी। 35 सीट भारतीय जनता पार्टी का अचानक आना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। लेकिन आज की स्थिति जो टिपरा मोथा है, टिपरा मोथा ने बहुत मेहनत भी की है और उनके साथ लोग गए भी हैं, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को टिपरा मोथा के साथ अगर आगे चुनाव में आगे कुछ हो सकता है तो हो सकता है गठबंधन हो जाए, तो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बहुत आसान तरीके से त्रिपुरा में सरकार बना पाएगी। लेकिन अजय जी, आप एक सिक्के को नहीं भूल सकते ना, एक आदिवासी सिक्का, इसको फिट करने की कोशिश भी की गई है ना। मैं धनोज जी से इस सवाल को लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा कि कैसे टिपरा मोथा की मांगे रही हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से उसे अनसुना भी किया गया। इस वजह से शायद खामियाजा भुगतना पड़ा बीजेपी को। खैर, ये तो वक्त ही बता पाएगा कि खामियाजा भुगतेगी बीजेपी, नहीं भुगतेगी जब रिजल्ट सामने आएगा। धनोज जी, मैं आपके सामने आ रहा हूँ। धनोज जी, सदन से लेकर सड़क तक आदिवासी शब्द का इस्तेमाल बखूबी हुआ है सर। और जब मैं पूर्वोत्तर का जिक्र करता हूं और 9 राज्यों के चुनावों का जिक्र करता हूं जो कि 2023 में होने हैं, सबसे पहले त्रिपुरा के अंदर हो रहा है, तो आदिवासी वोटर बहुत है सर, और यहाँ तो सबसे ज्यादा है त्रिपुरा के अंदर। तो क्या आदिवासी समुदाय ये समझ पाएगा कि जो बताने की कोशिश बीजेपी सरकार कर रही थी कि आदिवासी एक तो हमारे देश के सर्वोच्च पद पर है, आदिवासी के लिए हम महोत्सव की शुरुआत कर रहे हैं, आदिवासी के लिए हमने ये योजना लाई है, क्या वो त्रिपुरा के लोग समझ पाएंगे? धनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से त्रिपुरा के लोगों को कि उनके हक अधिकार की जो परिक्रमा है, उसका शुभारंभ है कि मतलब वोट डालना चाहिए। तो मैं अपील करना चाहता हूँ कि आए और वोट डालें। और मैं आज तमाम दलों के लिए 2 लाइन पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी हमारे भाई अजय ने कहा इनका ज्यादा जोर बीजेपी पे था, लेकिन मेरी नजरों में वहां जो त्रिकोणीय है ना, उन तीनों पार्टी के लिए दिक्कत की राह है। तो मैं वहीं से 2 लाइन खाता हूँ। कांटो भरी राह है, संभल कर चलना होगा, कांटो भरी राह है, संभल कर चलना होगा, जख्म दर्द देगा गहरा, जख्म दर्द देगा गहरा, सहना होगा। देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ 2021 में ईडीएडीसी का मतलब चुनाव हुआ, वहां ना तो सीपीएम जीती, ना बीजेपी जीती, ना कांग्रेस जीती। ये बहुत मतलब मैं आपको बता रहा हूँ
जो ये 2018 के बाद जो घटना घटी, क्योंकि विप्लव कुमार देव जी को बनाया गया था बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री और बिना कोई कारण के उनको हटा दिया और मानिक साहब को ले आए। तो देखिए सवाल यहाँ है कि उसके बाद जो चुनाव हुआ ना, मान के देखिए चुनाव के बाद की प्रक्रिया होता है, जो परिषद का चुनाव हुआ तो उसमें जो है आपको त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र के स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव हुए, जिसमें त्रिपुरा स्वदेशी प्रगतिशील क्षेत्रीय गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जो सीपीएम उपीएम सबको हरा दिया। तो ये दुर्भाग्य की बात है। वहीं से कांग्रेस के लिए भी गड्ढा रहा, सीपीएम के लिए भी गड्ढा रहा और बीजेपी के लिए गड्ढा रहा। लेकिन यहाँ एक चीज देखना उदाहरण कि जो धूर विरोधी दुश्मन थे कांग्रेस और सीपीएम में, आज वो दोनों दोस्त हैं, क्योंकि उनको लगा कि भाई जो चुनाव है, क्योंकि बीजेपी कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी की तो राहें डगमगा रही है, तिवारी जी ने तो कह दिया, लेकिन उन्होंने इस 2 साल में अपना डैमेज कंट्रोल जो होता है ना उसको कहा। लेकिन आप कई चैनलों के माध्यम से एक चीज जरूर देखे होंगे कि जो लोग वहां चैनल वाले को अपना बाइट देते थे वो हेलमेट लगा के देते थे। व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी, जानते क्यों? क्योंकि उनमें डर समाया हुआ था। वो अक्सर कहते थे यहाँ उगाही होता, उगाही मतलब टैक्स लिया जाता है, अनदेखी टैक्स व्यापारियों से। तो इन सब बातों का दर्द है। लेकिन आपने जो जिक्र किया आदिवासी, जब ये 32% के आसपास है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, गठबंधन का प्रतिशत जो आपने बताया उसी पर थोड़ा सा जोड़ डालता हूँ। ठीक है कि पिछली बार जो है ना 2018 में बीजेपी के लिए चमत्कार रहा। उन्होंने मान लीजिए 43.59% वोट लेकर 36 सीट दोनों गठबंधन ने लिया। तो ये एक अजूबा रहा, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी की सरकार होगी। लेकिन 2-3 घटना जो हुई जिससे बीजेपी का स्तर गिरा, क्योंकि उन्होंने जो नेतृत्व को लेकर, लेकिन इन दिनों आदिवासी को लेकर, क्योंकि ये 32% वोट है और ये मुख्य रूप से वहां त्रिपुरा में सरकार बनाने का दावा करती भी है और इसमें दम भी है, इसके जो वजूद में दम है। और आप अभी देखे बुलेटिन में आपने भी समायोजित किया कि एक आदि महोत्सव चल रहा है। तो ये जो है बीजेपी का जो ट्रेडमार्क है ना, ये मस्त है, एकदम जबरदस्त है। जब कुछ चुनाव कहीं होता है ना तो उसकी किस्मत भी अच्छी है, कोई ना कोई फंक्शन हो रहा होता है, उसी से रिलेटेड हो रहा होता है। अब देख लीजिए आदिवासियों से रिलेटेड फंक्शन हो रहा दिल्ली में, उसका असर तो मिलेगा, क्योंकि बीजेपी उसको बढ़ चढ़कर बीजेपी उसमें भाग ले रही है। यानी मैं समझूं कि बीजेपी के चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि भैया किस्मत अच्छी है। अगर आदिवासियों का जिक्र हो रहा है तो कुछ ना कुछ हो रहा होता है और आदिवासी वोटर समझेगा कि भैया मेरे लिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और बीजेपी की तरफ से कार्यक्रम है, चलिए बीजेपी को वोट दे के आते हैं। ऐसा होगा क्या? जी, वो मतलब उसको भुना लेता है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जहां कांग्रेस सीपीएम सो रही है वहां बीजेपी जगी हुई। बीजेपी को कहती है कि मैं हमेशा चुनावी मोड में रहता हूं। और आप देखिए आदि महोत्सव से 32% लोग तो खुशी होंगे ना कि चलो भाई। नहीं, मुझे फिर आप ये समझाने की कोशिश करिए, क्योंकि 2 कहावतें हैं, एक तो बाल की खाल निकालना होता है, एक उपहार देना होता है। बीजेपी इनमें से क्या कर रही है? मैं उन शब्दों का मैं नहीं यूज करूंगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण में आपको दूसरी चीज बता देता हूँ। देखिए क्या है कि अभी वहां त्रिकोणीय है, अभी की मैं जिस तरह से ये जो टिपरा मोथा पार्टी जो है नई उभर कर आई है और जो एक छाप छोड़ दी है, क्योंकि छाप मैं इसलिए कह रहा छोड़ दिया क्योंकि लोकल चुनाव में अपने आप को मजबूत कर दिया, लोगों से जोड़ा है। और अभी हाल फिलहाल बीजेपी सरकार से 8 मंत्री विधायक छोड़कर चले गए, पहले कांग्रेस में चले गए, फिर उसको वहां भी इज्जत नहीं मिला तो वो वहीं चले गए। मतलब आप समझ में मेरी बात कहने का, 8 विधायक का हटना, मंत्री का हटना, ये सीपीएम, बीजेपी, कांग्रेस तीनों के लिए दर्द देता है। और लोकल पार्टी में चले जाना, तो 8 दिग्गज नेता अगर लोकल पार्टी में चला जाएगा हर्ष, तो आप जरा अंदाजा लगाइए। कहीं ना कहीं कहा जा सकता है ना धनोज जी कि किंग मेकर की भूमिका टिपरा मोथा बन सकती है पार्टी। मैं आपके पास आ रहा हूं तिवारी जी। वो दावा कर रहा है कि कभी भी मान लीजिए राज्य में अगर त्रिकोणीय हुआ तो किंग मेकर की भूमिका में आऊंगा। वो तो कह रहा विजय कुमार जो है आखिरवाल उनका अध्यक्ष टिपरा मोथा, वो तो दावा ठोक दिया कि भैया मेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है अजय जी, क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि टिपरा मोथा एक पार्टी सर जो कि त्रिपुरा लैंड की मांग कई दिनों से करती रही, 600 समर्थक आदिवासी टिपरा मोथा पार्टी में चले गए, बीजेपी से नाराज हो गए। क्या कुछ गलतियां ऐसी रही हैं जो कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में बीजेपी के सामने हैं? खैर वो बात अलग है जो धनोज जी कह रहे थे कि एक तरफ किस्मत भी होती है, तो चुनौती से पार भी बीजेपी रहती है, चुनावी मोड़ में बीजेपी रहती है, लेकिन कुछ ऐसी गलतियां रही हैं, क्योंकि गलतियां जब की जाती हैं तो उसका अंजाम भी भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ता है। क्या ऐसा होगा इस वक्त? नहीं, मैं तो डॉक्टर धनोज जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा। धनोज जी वाकई बहुत
जानकारी देकर के अभी उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि त्रिकोणीय जो है मुकाबला है, और मैं इन्हें नमस्कार करता हूँ। और पत्रकारिता में बड़ी अच्छी ठीक है पकड़ सर, रखते मैं हैं आपकी बात को लेकिन पूरा धनुष जी करूंगा, एक चीज लेकिन निश्चित तौर बड़ी से खबर आ रही है, फटाफट से अपने दर्शकों को बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं से खास अपील है कि घरों से निकलिए, मतदान करिए और रिकॉर्ड संख्या में मतदान करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं क्योंकि 60 विधानसभा सीटों पर त्रिपुरा में इस वक्त वोटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट भी आया है कि त्रिपुरा के लोगों से रिकॉर्ड संख्या में मतदान करने और लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने का आग्रह करते हुए मैं विशेष रूप से युवाओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आह्वान करता हूं। यानी युवा शब्द का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बखूबी सुबह सवेरे कर दिया गया है। अजय तिवारी जी अपनी बात को पूरा करेगा, फिर मैं एक सवाल युवाओं पर भी लूंगा आपसे। जी जरूर, मैं भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए कहूंगा कि जनता जनार्दन बाहर निकले और ज्यादा से ज्यादा वोट करके त्रिपुरा की खलबली को जो मची हुई है, त्रिकोणीय समीकरण मचा हुआ है, इसको थोड़ा सा बढ़िया रूप दें और सरकार बने। लेकिन अभी हमारे धनुष जी ने बहुत अच्छी बात कही कि 2021 में जो समीकरण बदला था, भारतीय जनता पार्टी ने देव जी को जब 2021 में हटाया था अचानक, उसी समय ये मोथा पार्टी जो आपको आप देखिए बहुत तेजी से उभरना शुरू कर दी थी और शाह जी को मुख्यमंत्री बनाया था। अभी निश्चित तौर से प्रतिभा भौमिक जो सांसद हैं उनको प्रत्याशी बना करके नया समीकरण भारतीय जनता पार्टी खेलने का प्रयास कर रही है। हो सकता है प्रतिभा जी के अपने अच्छे लोकप्रियता है वहां और आदिवासी में भी अच्छी पकड़ है उनकी। हो सकता है कि प्रतिभा जी की मुख्यमंत्री बना दी जाए और हमारे जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं वो भी कई प्रतिभा जी की जो पकड़ है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों में भी मतलब तोड़ करके लाने की मात्रा रखती है प्रतिभा जी। तो ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी एक गठबंधन के साथ फिर चुनाव जीत जाए और मार्क्सवादी पार्टी और कांग्रेस जो है इस बार भी सक्सेस ना हो पाए, क्योंकि आदिवासियों का वोट लेकिन मुर्मू के नाम पर भी मैं वहां यहाँ से पे ज्यादा टोककर आपको एक सवाल जरूर पूछूंगा, क्योंकि हमने देखा था ना जैसे सीएम के फेस को बदला गया, उत्तराखंड में क्या हुआ कि सीएम की जो नीतियां थी वो गलत रही, इसलिए बदला गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा समीकरण इसलिए अलग हो गया था क्योंकि 2021 में जब बंगाल के अंदर हमने देखा था दुर्गा पंडालों में किस तरीके से हिंसा हुई, तो उसकी आग त्रिपुरा में भी फैली और त्रिपुरा के जो आदिवासी लोग हैं वो कहीं ना कहीं शांति पसंद करते हैं। लेकिन ऐसा हुआ 2021 में, क्या कारण यही रहा कि समीकरणों को एकदम से चेंज कर दिया गया या कुछ और था? नहीं, इसमें देखिए कारण ये जो जरूर ये कारण जो आप बता रही हैं ये कारण यही रहा है, लेकिन थोड़ा सा ममता बनर्जी के साथ भारतीय जनता पार्टी को शक था कि ममता बनर्जी के साथ जो है देव जी समर्थन कर रहे हैं, इसलिए भी वहां पर एक कारण रहा है। और उसी की वजह से ये जो टीएमसी पार्टी है जो आज 28 सीट लड़ा रही है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि मोथा पार्टी के साथ टीएमसी का भी गठबंधन आगे चल करके हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को देव साहब पर शक था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन धनोज जी, अगर मैं आपसे ये पूछने की कोशिश करूं, क्योंकि हर एक राज्य में जब चुनाव होता है तो सर एक वोट कटुआ पार्टी तो होती है। त्रिपुरा के अंदर कौन है? त्रिपुरा के अंदर क्या ममता बनर्जी की पार्टी है? क्योंकि कांग्रेस को तो आप ना के बराबर समझिए, क्योंकि कांग्रेस कोशिश तो कर रही है और कांग्रेस पे आरोप भी इस वक्त संसद के अंदर तक आरोप लग गया कि भैया उस पार्टी के साथ आपने गठबंधन किया है जिस पार्टी को आपने नकारा था, और यहां पर आप बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। तो क्या वोट कटुआ पार्टी में ममता बनर्जी की पार्टी को समझिए या कोई और है? नहीं, देखिए वहाँ थोड़ा सा आपको एक चीज समझना पड़ेगा हर्ष। कांग्रेस और सीपीएम की जो लॉस है ना, मतलब लॉस प्रॉफिट पर थोड़ा सा मैं बोल देता हूँ। अगर सीपीएम अकेले इस बार लगती तो कांग्रेस के साथ नहीं जाती तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा डेंट हो जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, बीजेपी सरकार के लिए डेंट हो जाता। जो वहाँ दो तरह के लोग हैं, अभी आपने देखा ना प्रधानमंत्री ने युवाओं को ही वो आग्रह किया है। बिल्कुल। लेकिन एक आप यह भी देखें कि मानिक सरकार जो है, जो इतने बुजुर्ग और इतने मतलब साफ सुथरे लोग हैं, मतलब जिसको राजनीति में एक चीज कहा जाता है, ईमानदार आदमी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, जिसका लाभ जो है मोदी जी ले रहे हैं। आप ये देखिए ईमानदारी का लाभ ले रहे हैं, दिल्ली में केजरीवाल जी ले रहे हैं ईमानदारी का लाभ, बिहार में सुशासन बाबू ले रहे हैं, और पंजाब में माया ये जो है ना ममता बनर्जी ले रही है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ईमानदारी का लाभ सबको मिलता है। लेकिन आजकल जो एक न्यू जनरेशन है, जो नए वोटर बने 18 साल 19 साल, जिनका कंप्लीट करके उनमें एक जोश होता है कि हम वोट डालने जाएंगे, तो वो क्या है, वो सोशल साइट से जुड़े रहते दिन रात। मम्मी पापा कहते बेटा सो जाओ,
लेकिन सोशल साइट्स पर वो देखते रहते। आजकल आप देखते हैं बच्चे लोग मोबाइल पर खड़ा देखते रहते हैं। तो इसलिए मोदी जी ने युवाओं को आग्रह किया है, क्योंकि उसको पता है ये किसी का नहीं सुनेगा, इसका मास्टर कोई और है। मतलब ये जो युवा है ना, इसका मास्टर माँ बाप भी नहीं है, स्कूल के टीचर भी नहीं है, कॉलेज के प्रोफेसर भी नहीं है, इसका मास्टर तो मोबाइल है। तो मोबाइल में जो है वो कई पिक्चर्स आते हैं, कई अपील्स आते हैं, तो इसलिए उन्होंने युवाओं को ज्यादा अपील किया। लेकिन आजकल का जो जनरेशन है, हर बहुत ही काबिल जनरेशन है, मैं उसकी तारीफ करना चाहता हूँ। हर पहलू पर नजर रखते हैं आज की जनरेशन। वो देखता है कि कांग्रेस कैसी पार्टी रही, सीपीएम कैसी रही, बीजेपी कैसी है, और ये जो टीएमसी अभी आई थी। लेकिन बांग्लादेश, वहाँ बंगालियों का भी है, 65% के आसपास बांग्ला भाषी लोग हैं, 78 ऐसे करके है वहाँ पर, वो लोग का भी रुझान है। क्योंकि जो डायलेक्ट है ना, वो डायरेक्ट से टच होता है। मान लीजिए क्षेत्रीय भाषा का असर बहुत ज्यादा होता है। हम और आप अभी हिंदी में बोल रहे हैं, अभी तीनों के बीच में कोई बंगाली घुस जाए तो हम तीनों को प्रॉब्लम होने लगेगा, लेकिन वही दूसरा बंगाली हो तो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो वोट का ये भी समीकरण इस बार त्रिपुरा में देखा जा रहा है कि जो युवा है, मोदी जी को कि चलो भाई युवा तो समझदार है, आजकल का युवा, वो हमें अपील को सुनेगा। लेकिन बुजुर्ग लोग जो मैंने कहा ना आपको, जो एमएसएमई में जितने लोग लाभ लिए, जिनको धमकी मिला, जिनको डराया गया, जिनको मतलब चलने में, राह चलने में दिक्कत हुई, वो वर्ग जो है ना वो थोड़ा नाराज चल रहा है। तो अगर एक तो आदि महोत्सव आपको मैंने बता दिया कि 32% है, उसमें मान लीजिए 25% भी लोगों ने इसके तरफ झुकाव कर लिया, तो इनकी जो जितनी भी गलतियां हैं वो गलतियां उड़नछू हो जाएगी। लेकिन आपने वोटकटवा पार्टी कहा, तो मैं इसलिए नहीं कहूंगा किसी को वोटकटवा पार्टी, क्योंकि मैं एक सार्थक शब्द कहता हूं। आप तो जानते हैं, मैं कई बार आपके साथ डिबेट किया। बिल्कुल। जो भी राजनीतिक पार्टी है ना, उसका अपना अधिकार है। हाँ, ये कहिए कि धनोज जी ये जो है क्या बोलते हैं, ममता बनर्जी कितनी वोट काट जाएगी, प्रतिशत ले पाएंगी, तो मैं आपको बता दूं 2-3% वोट तो उसके हैं, डायरेक्टली है उनकी। और उसका असर जानते क्या होगा, सेंधमारी होगा। इसीलिए तो टिपरा मोता कह रहा है कि जाओगे कहाँ, आनंद तो मेरे ही तरफ है, किंग मेकर तो मैं ही बनूंगा। और ये हकीकत भी है, क्योंकि वहाँ का जो संरचना में अभी जो वर्तमान में वोट हो रही है, आप अपने संवाददाता से भी देखिएगा, बताएगा त्रिकोणीय का ही जगह, क्योंकि कहेगा भैया ना विकास की बात है, ना वहाँ सम्मान की बात है, जो आदिवासियों का सम्मान। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि त्रिपुरा का जब चुनाव हो रहा है तो समीकरण बिल्कुल अलग है सर, और 2023 में तो बिल्कुल ही अलग है। अब अजय तिवारी जी, मैं आपके पास आता हूं। जैसे धनोज जी कह रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं उनकी बात को मानता भी हूं, क्योंकि आज का जो युवा है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आह्वान किया है, क्योंकि पहले हम देखते थे ना, प्रलोभन दिया जाता था कि भैया आप एक साड़ी ले लीजिए, हमें वोट करिएगा, कुछ पैसे का प्रलोभन था, आप हमें वोट करिएगा। लेकिन युवा तो मोबाइल में है, युवा को जरूरत नहीं, युवा को बस इतना चाहिए कि भैया मेरे मोबाइल का रिचार्ज थोड़ा सस्ता सरकार कर दे, कोई बात नहीं। लेकिन वो सब चीजों को समझता है, पढ़ता है, उसके बाद देखता है। वो समीकरण थोड़ा बदल गया। ये तो युवाओं की बात हुई। दूसरा सर, जिला परिषद का चुनाव हुआ त्रिपुरा के अंदर, जिसमें बीजेपी को झटका लगा। एक ये भी समीकरण है कि हाँ, बीजेपी को पता लग गया कि भैया नाराज तो लोग हैं मुझसे। क्या वो फर्क इस समय में भी दिखाई देगा? हर जी, जो जिला परिषद का चुनाव हुआ था, वो जिला परिषद चुनाव में युवा भी खड़े थे और बुजुर्ग भी थे। और जिला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो झटका मिला है, वो युवाओं के कारण ही मिला है। आप ढंग से देखिए, युवा आज भारत देश का प्रत्येक युवा, धनोज जी ने बिल्कुल ठीक कहा, युवा जो है ना माँ बाप का है, आज ना माँ बाप का कहना मान रहा है, ना गुरु का मान रहा है, ना हमारा मान रहा है, ना आपका मान रहा है। वह एक मोबाइल सारी चीजें देख रहा है, और मोबाइल में देखते हुए उस युवा को यह निश्चित तौर से पता चल चुका है कि आज युवा जो है, युवा के लिए बहुत सी दिक्कतें हो रही हैं। युवा कहीं भी सार्थक पोजीशन नहीं पा रहा है, चाहे वो शिक्षा के जगत में हो, चाहे वो रोजगार के जगत में हो, मतलब वो युवा आज परेशान है। तो ऐसी स्थिति में युवा से ही खतरा भी भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा है, जो हमारे देश में भी बहुत ज्यादा संख्या में आज की डेट में है, और त्रिपुरा में भी लगभग 35 से 40% तो अब युवा हो चुके हैं। तो युवा का जो वर्ग है, वो युवा वर्ग जहां तक मुझे लगता है कि जो देव साहब के साथ इसलिए जाना चाहेगा, क्योंकि वहां लोकल आदिवासी और लोकल लोगों का जो वर्चस्व टिपरा मोथा ने कैच करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर से टिपरा मोथा जो है उन युवाओं को साधने का प्रयास करेगा और प्रलोभन दे करके अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। और जो टीएमसी चूंकि वहां पर गई है, टिपरा मोर्थन के ही समर्थन में जाएगी, क्योंकि देव साहब को
टीएमसी की वजह से ही 2021 में मुख्यमंत्री के पद से हटाने का प्रयास किया गया था और शाह जी को लाया गया। हाँ, इसमें कहां तक प्रतिभा जी सेंध लगा पाएंगी ये भविष्य बताएगा। 2 मार्च 2023 को ही पता लग पाएगी कि क्या सच्चाई। चलिए, आपने 2 मार्च का जिक्र कर दिया गया है, तो अब मैं आता हूं हिंदी बेल्ट पे भी। धनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि इसे सेमीफाइनल कहा जा रहा है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। 2023 और 2024 आएगा। अब त्रिपुरा से जब इसकी शुरुआत हुई है, तो सर 2 मार्च को जब नतीजे आएंगे, कुछ भी रिजल्ट आएगा, तो क्या हिंदी बेल्ट में इसका फर्क पड़ेगा? क्योंकि पूर्वोत्तर और हिंदी बेल्ट वाले राज्य में बड़ा फर्क है सर, और उन सभी के समीकरण अलग अलग है। लेकिन क्या नतीजे थोड़ा बदलाव करने का काम करेंगे हिंदी बेल्ट में भी? बिल्कुल बिल्कुल हर्ष, देखिए मैं बेबाकी से आपको एक बात कहना चाहता हूँ, त्रिपुरा के चुनाव को हल्के में मत लीजिए। बिल्कुल, क्योंकि वो एक स्मॉल स्टेट है, छोटा सा राज्य है, जिसमें 60 सीट है, 20 तो एसटी के लिए रिजर्व है, 40 सीट का आपको अर्थ समझना पड़ेगा। जो हिंदी बेल्ट का आपने जिक्र किया ना, मैं तो खुद ही सोच रहा था, देखिए वहां भी अभी त्रिपुरा में हिंदी बेल्ट का महत्व है। जो बिहार या मान लीजिए इधर से जो गए लोग, वहां जाके व्यापारी हो गए, बस गए, वहां होटल व्यवसायी हो गए, तो उनका असर तो है। तो इसलिए बीजेपी की भी तो बेचैनी है। वो चाह रहे कि अगर मैं त्रिपुरा हार गया तो कई ऐसे स्टेट का चुनाव है, वहां वो हारने का एक प्रक्रिया ही चल पड़ेगा। तो इसलिए तो आप देखिए ना कि एक स्टेट लेवल के चुनाव में सेंट्रल लेवल के लीडर को उतार दिया, जो हमारे अजय भाई ने बार बार जिक्र किया। आप इस चीज को कम मत समझिए, लेकिन हिंदी बेल्ट में असर इसलिए होगा क्योंकि हारने पर बीजेपी को, देखिए मैंने इसलिए कहा काटो भरी राह तो है, मैंने बहुत जख्म है भाजपा को इस चुनाव में त्रिपुरा में, उसके पांव में जख्म है जब चल रहे हैं। आप अभी देखिए ना, जिस तरह से जेपी नाडा जी वहां जाके मंदिर में माथा टेके, आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना, क्योंकि वहां जो 37% जो है ना, जो भगवा रंग कह लीजिए, वो भी थोड़ा नाराज चल रहा है, तो उसको मनाने के लिए मंदिर में माथा टेका जा रहा। इसका असर जो हिंदी बेल्ट में ही होगा, और इसका असर आगे भी होगा 2024, क्योंकि एक चुनाव त्रिपुरा का चुनाव है, आप इसको हल्के में, जैसे बीजेपी हल्के में नहीं ले रही, हम और आप भी मत लीजिए हल्के में। मैंने आपको क्या कहा, अभी दिल्ली में आपके संवाददाता बता रहे थे ना, आदि महोत्सव, ये आदि महोत्सव टाइमिंग समझिए ना, टाइमिंग, किस्मत, इनका किस्मत बहुत बढ़िया है। इतना बढ़िया किस्मत है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है जिसका परसेंटेज इनको बेनिफिट और तभी मिल कांग्रेस बीजेपी की टाइमिंग पे सवाल खड़े कर देती है, चाहे वो बीबीसी के सर्वे को लेकर हो या फिर यहाँ पर। फिलहाल एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास आ रहा हूँ। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर माणिक साहा ने अगरतला में वोट डाला है। जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार एक बार फिर से बनेगी, ये माणिक साहा की तरफ से कहा गया है। टाउन बारडोली में पहुंचे हैं, हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको इस वक्त की दे रहे हैं, क्योंकि त्रिपुरा में इस वक्त मतदान जारी है और आपको बता रहे हैं कि माणिक साहा इस वक्त वोट डाल चुके हैं और वो अपील कर रहे हैं, युवाओं से वो अपील कर रहे हैं जनता से, राज्य की, कि घरों से निकले और वोट को डाला जाए। फिलहाल फटाफट से आपको कांग्रेस के लीडर की बाइट भी सामने आई है, वो सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सुनिएगा कि माणिक साहा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्योंकि वोट डालने पहुंचे हैं, किस तरीके से अपील करें, फिर आपको अन्य राजनेताओं के भी सुनवाएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ वोट दिए और सबको मैं कहूंगा वोटर्स को जल्दी जल्दी आके अपना वोट प्रदान करें। लेकिन ये सरकार पूरी तरह से जनता के विश्वास पर उतरने में नाकामयाब रही। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था इस समय बद से बदतर हुआ पड़ा है। बेरोजगारी वहाँ चरम पर है। बेरोजगार युवा वहाँ पर पूछते फिर रहे हैं कि जो आपने नौकरियों का वायदा किया था, जो रोजगार देने का वायदा किया था, वो कहाँ गया, लेकिन कोई जवाब नहीं है। क्या कारण है कि त्रिपुरा में जगह जगह लूट पाट और जो है गुंडागर्दी की खबरें आम होती जा रही हैं, क्योंकि ये सरकार वहाँ कानून व्यवस्था स्थापित करने में नाकामयाब रही है। डेवलपमेंट के नाम पे जो ये बीजेपी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इन्होंने जो डबल इंजन की सरकार के साथ वायदा किया था, डेवलपमेंट वहाँ पे तार तार हुआ पड़ा है। कांग्रेस की सरकार इस बार त्रिपुरा की जनता के मन में है कि कांग्रेस को गठबंधन की सरकार वहाँ बनने जा रही है, और त्रिपुरा को जिस तरह से ये झूठों की सरकार ने झूठ बोल करके इनसे वोट हासिल किया है और इनको धोखा देने का काम किया है। त्रिपुरा का एक, हमारा नॉर्थ ईस्ट का एक अहम स्टेट है जहां पर देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरे बहुमत में अपने जो गठबंधन के साथ सरकार बनाने जा रही है, और मजे की बात यह है कि वहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि बीजेपी को हराना है, क्योंकि कुशासन है, बेरोजगारी है, महंगाई है और लाचारी है, लोग परेशान है, दुखी हैं।
तो वहाँ की जनता ने तय कर लिया है कि राहुल गांधी जी की सरकार और जो हमारे वामपंथी दल मिलकर हम लड़ रहे हैं, वहाँ त्रिपुरा में सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब कांग्रेस की बात करूंगा धनोज जी, अजय जी, क्योंकि कांग्रेस की बाइट हमने सुनवा दी है। अब मैं आपके पास आ रहा हूं अजय जी। कांग्रेस का जब जिक्र होता है तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि कांग्रेस पूरी जद्दोजहद कर रही है। राहुल गांधी किस तरीके से जद्दोजहद कर रहे हैं वो तो आपने देखा ही तस्वीर, लेकिन अभी थोड़ा आराम श्रीनगर में कर रहे हैं, बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से चुनावी मोड़ में हमेशा से रहती है, क्या परिणाम बीजेपी के लिए सार्थक हो पाएगा, या फिर कांग्रेस जो जद्दोजहद कर रही थी, क्योंकि त्रिपुरा में मुझे इतनी जद्दोजहद नहीं दिखी कांग्रेस की, क्योंकि ना जनसभाएं दिखी, ना कहीं पर पार्टी के बड़े नेता दिखे, और इस वक्त कांग्रेस जो दावा ठोक रही है कि हमारी सरकार बनने जा रही है, कितना सहमत है आप अजय जी? हाँ जी, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद सही मुद्दों पर बहस ना करना, एक गलत मुद्दों पर जाकर के डिस्कस करना, संसद में गलत तरीके से उठाना कुछ और था, उठाया कुछ और, तो कांग्रेस का कोई बहुत अच्छा छवि बन नहीं पाई है। जो छवि राहुल गांधी जी ने अपनी यात्रा में बनाने का प्रयास किया, वो अभी कुछ ही दिनों में खोने का प्रयास भी किया है। लेकिन वहां अगर कांग्रेस बहुत अच्छी होती तो 13 सीट पे ही क्यों लड़ती? 13 सीट पे नहीं लड़ती ना, क्योंकि कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी तो धुर विरोधी थे एक दूसरे के। वो हर बार चुनाव कभी वो जीतते थे, कभी वो जीतते थे। आज कांग्रेस का वहां पर जैसे लगता है कि कोई है ही नहीं, जिसकी वजह से मार्क्सवादी पार्टी ने उसे अपने साथ गठबंधन में रख करके 13 सीटें दी है। तो कांग्रेस का दावा करना कि हम सरकार बना लेंगे, यह मुझे ठीक नहीं लग रहा। ये बाकी तो भविष्य की बात है, ये चुनाव में तो भविष्य होता है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर अभी मैंने सुना कि कांग्रेस के लोगों ने जो कहा है, वहाँ त्रिपुरा में गुंडागर्दी तो बढ़ी है। वहाँ अगरतला में और बाकी जगह में आप देखिए, मैंने भी कई अखबारों में पढ़ा, बल्कि टीवी न्यूज पर भी देखा कि वहाँ गुंडागर्दी बढ़ी है थोड़ी सी। उस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए, और शायद इसीलिए वहां पर कांग्रेस के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। तो हमें नहीं लगता कि कांग्रेस और मार्क्सवादी पार्टी जो है इस बार मिलकर सरकार बना पाएगी। मुझे तो टिपरा मोथा की पार्टी पर पूरा वो है कि जिधर वो किंग मेकर बनेगा और जिधर वो जाएगा वो ही सरकार बनेगी। ठीक है धनोज जी, अब मैं आपसे भी यही सवाल लूंगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जब मैं जिक्र कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी वामपंथी के इस वक्त साथ है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी को इससे फायदा ना मिलकर बीजेपी को फायदा मिलेगा? अगर यहां पर बीजेपी को फायदा नहीं भी मिला तो हिंदी बेल्ट में बताने की कोशिश करेगी, 2024 में बताने की कोशिश करेगी कि कांग्रेस समय के अनुसार बदलती है, वामपंथियों के साथ उसने हाथ मिलाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका जिक्र कर चुके हैं। तो फायदा बीजेपी को होना तय है। देखिए, फायदा तो होगा, लेकिन एक प्रयोग किया है जो मैं अभी थोड़ा हमारे अजय भाई ने कहा ना कांग्रेस, लेकिन ये जो दूर विरोधी दोस्त मिले हैं तो चर्चा का विषय तो बनता ही है ना। मान लीजिए जो दो दूर विरोधी रहा हो, मतलब वो भी कई सालों तक, अगर वो दोनों आएगा आपस में तो चर्चा का विषय होगा। अगर उसका बेनिफिट मिल गया 2-4% तो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक सरकार बनाने की बात, मैं आपको एक बात बताता हूँ। अभी आप ही ने कहा ना कि राहुल गांधी जी कश्मीर में है, बर्फ का मजा ले रहे, लेकिन उनको जाके चुनाव का मजा लेना चाहिए था, वो बर्फ का मजा ले रहे। यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में, यही अंतर है मोदी और देयर इज बिग डिफरेंस बिटवीन मोदी एंड राहुल गांधी। राहुल गांधी 100 किलोमीटर चल रहे, मोदी जी 100 मीटर चल रहे, आर पार हो जाता। आप समझ गए, राहुल गांधी गायब। तो ये जब भी हमारे मित्र ने कहा, डॉक्टर अजय तिवारी जी ने ये सही कहा कि जो चीज कमाया था उसको राहुल गांधी ने गंवा दिया, कमा के लाया था ना उसको गंवा दिया। मान लीजिए आपने डिबेट में कुछ अच्छी बात करी है, थोड़ी देर में बुरी बात कर दी तो सारा डिबेट ही गड़बड़ हो गया। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो सब्जेक्टिव होता है उसको रखे, क्योंकि आपके चैनल को बहुत लोग देखते, पूरा भारत देखता है, और मैं इससे दिल से जुड़ा हुआ, मुझे अच्छा लगता है आपके साथ डिबेट करना, आपके चैनल के साथ डिबेट करना, इसलिए मैं सार्थक बात लेके आता हूँ। अजय भाई के साथ तो कई बार डिबेट मैंने किया है और बहुत अच्छे से जानकारी रखते हैं अजय भाई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो सरकार बनाने की बात है ना, वो देखिए कछुआ काम चलते रहेंगे और खराब का थोड़ा देर सो लेते हैं, तो सोए लोग सरकार बनाएगा क्या? तो कछुआ ही बनाएगा, तो चल रहा निरंतर। तो भाजपा को आप कछुआ समझ लीजिए, कांग्रेस को आप खराब समझ लीजिए, आप समझ गए। तो ये जो है कहीं ना कहीं जनता को, जो बात हम और अजय भाई कह रहे हैं, वहां अगर तल्ला की अगर बात करें तो वहां का एक बहुत ही सुंदर वीडियो आया था कि वहां के जो बुजुर्ग लोग थे
वो नौजवानों से कह रहे थे एक सम्मेलन में कि देखो सरकार से तो उम्मीद है क्योंकि भाजपा थोड़ा सा सार्थक काम कर रही है, लेकिन अब देखना ये जो मैं बार बार तिरकोनिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये टिपरा मुथा जो है जिस पर अजय भाई भी जोर दे रहे हैं, क्योंकि उसको आपको मैं याद दिलाऊंगा, झारखंड जो शिबू सोरेन जी जब वो पदार्पण कर रहे थे ना, तो कांग्रेस पार्टी भी कह रही थी अरे यार ये क्या आदिवासी का नेता बनेंगे, वो नेता ही नहीं बने, वो मसीहा बन गए। फिर वो जो है ना शिबू सोरेन, वो आदिवासियों का मसीहा बन गया और आज झारखंड में ठीक है, मैं कुछ बाइट दिखाऊंगा अपने दर्शकों को, लेकिन एक सवाल आपसे लूंगा धनोज जी, क्योंकि बीजेपी तो सरप्राइज देती है ना, और बीजेपी ने कई राज्यों में सरप्राइज देने का काम भी किया है। अमित शाह को कई बार हमने रैलियों में देखा, अमित शाह ने मीडिया चैनल से बातचीत भी की और एक स्पेशल इंटरव्यू भी आया जिसमें त्रिपुरा की भी बात की गई। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रिजल्ट आया उसके बाद हमें पता लगा कि त्रिपुरा मोथा की पार्टी और बीजेपी एक साथ आ गई? ये चौंकाने वाला होगा, अगर होगा तो ये सरप्राइज होगा। बिल्कुल 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 ये सरप्राइज होगा, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा ना, दो नेता ये अचानक कहलाते हैं, और अभी इनकी जोड़ी है जो जेपी नाडा साहब। जेपी नाडा साहब भाषणों में बहुत कुछ कह जाते हैं, मतलब आप यूं समझिए, मैं आपको समझा रहा हूँ बॉलीवुड स्टाइल में। जेपी नाडा जी सुपरस्टार और ये अमित शाह जी सुपर डायरेक्टर, ये पर्दे के पीछे रहकर अमित शाह जी वो हर डैमेज कंट्रोल को, वो हर सीन को, जो सीन से सुपर डुपर हिट हो पिक्चर, उस पर ये फोकस कर जाते हैं। यानी मैं अगर अपनी भाषा में कहूं तो नड्डा जी एंकर है और प्रोड्यूसर का काम अमित शाह कर रहे हैं, यही कहा जा सकता है ना। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के पास आता हूं, कुछ राजनीतिक विश्लेषज्ञों की हमारे पास बाइटें, वो क्या कुछ कह रहे हैं त्रिपुरा इलेक्शन को लेकर, फटाफट से आपको सुनवा देते हैं। भाजपा का कहना है कि उन्होंने वहां पे नशे को रोका है, वहां पे जो बांग्लादेश से आतंकवाद की जो जड़ें थी वो खत्म कर दी है, पर लोगों का कहना है कि जो लेफ्ट है वहां पे संविधान को बचाने की कोशिश कर रही है, और जो भाजपा है वो वहां पे सांप्रदायिकता के नाम पे दंगे करवाने की बात करती है। हालांकि अगर ज्योग्राफिकल, धरातल और सामाजिक और आर्थिक तरीके से देखा जाए तो जो पूर्व उत्तर राज्य है त्रिपुरा, उसकी जो राजनीति है वो मध्य भारत और उत्तर भारत से बिल्कुल अलग है। वहाँ पे सिर्फ 8% मुस्लिम है, इसलिए सांप्रदायिक के नाम पे या धर्म के नाम पे कोई दंगे फसाद की कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं करी जा सकती, जिसका कि हमेशा राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन से पहले धर्म के नाम पे लोगों को बांट के फ़ायदा उठाती हैं। तो देखना ये है कि जो मानिक साहा का ये जो टेस्ट होने जा रहा है कि वो विधानसभा में कितनी सीटें भाजपा को दिला सकते हैं, तो ये 2 मार्च को पता चलेगा। जहाँ तक बात करें कि किसकी सरकार बन सकती है या किसकी सरकार नहीं बन सकती है, कौन मजबूत है कौन कमज़ोर है, तो अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में भी सरकार में है और कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल जो पूर्व में काफ़ी मजबूत रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में, तो दोनों में टक्कर जोरदार है, दोनों ने अच्छी तैयारियां की हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मजबूत चेहरा हैं, गृह मंत्री अमित शाह मजबूती से कार्य कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में लगातार सफल हो रही है, चाहे भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हो या विपक्ष के रूप में अलग अलग मुद्दे उठाने को लेकर हो। तो हम सभी को 2 मार्च तक इंतजार करना पड़ेगा कि किसकी सरकार बन सकती है, कौन मजबूत साबित होगा और कौन कमजोर साबित होगा। तो चलिए बीजेपी नेताओं को अब आपको सुनवाते हैं। दावा तो ठोका जा रहा है, लेकिन जनता नादार है, जनता तय करेगी कि सरकार बनेगी बीजेपी की या नहीं। लेकिन सुन लीजिए नेता साहब क्या कुछ कहते हैं। हर घर तक जा रहे हैं और लोगों को डबल इंजन सरकार के जो काम है उनके बारे में बता रहे हैं। डबल इंजन सरकार ने बहुत अच्छे कार्य किए हैं, किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए कुछ ना कुछ विकास कार्य किए हैं। फ्री वैक्सीन मिल रही है, फ्री राशन दिया गया है, और त्रिपुरा जिसमें 25 साल तक लेफ्ट ने लूट मचाई, वहाँ पे हर गांव में डेवलपमेंट पहुँचे उसकी व्यवस्था की गई है। हर व्यक्ति को लाभ हो सरकारी योजनाओं का, उसको सुनिश्चित किया गया था। और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि त्रिपुरा में हमारी सरकार और ज़्यादा बहुमत से, पहले से भी ज़्यादा बहुमत से बनने जा रही है। विधानसभा चुनाव चल रहा है, आप लोगों के लिए रिटेन करना बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, कैसे राज्य को रिटेन करेंगे? त्रिपुरा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए काम किया है, गरीबों के जीवन में सुधार लाया है, बेघरों को घर दिए हैं, भूखों को खाना दिया है, हर घर में शौचालय बनाया है,
विकास की नई गाथा लिखी गई है। लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से बेइंतहा प्रेम करते हैं और वो त्रिपुरा में दोबारा श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार बनाना चाह रहे हैं। निश्चित रूप से त्रिपुरा की जनता का आशीर्वाद गरीबों के मसीहा प्रधानमंत्री मोदी जी को मिलेगा और वहां डबल इंजन की सरकार बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 12 बजे तक हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। तो आपने सुना कौन कौन से नेता क्या क्या दावा कर रहे हैं। कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है, बीजेपी अपना दावा ठोक रही है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ एक अलग ही समीकरण बताने की कोशिश कर रहे हैं। अजय तिवारी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं बीजेपी का जिक्र करता हूं तो सर, जब बीजेपी की सरकार पहली बार आई 2014 के अंदर, फिर 2019 के अंदर, तो विजन कई थे। शौचालय बनाना था, नल जल योजना, कई ऐसे विजन थे जिसको सरकार रख रही थी। 2014 के बाद 2019 में रखा गया, लेकिन अब जब 2024 आने वाला है तो 2023 के अंदर भी कुछ कुछ बातें रखी जाई हैं, पूर्ण रूप से नहीं रखी जा रही हैं, क्योंकि हमने संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना, तमाम योजना वो बता रहे थे। तो आपको लगता है कि इफेक्ट करेगा थोड़ा सा? हाँ, जनता को लगेगा कि कितनी योजनाएं धरातल पर उतरी हैं। तो चलिए एक बार फिर से बीजेपी पर ही भरोसा करते हैं कि कुछ और योजना बीजेपी लाएगी। निश्चित तौर से हर जी, देखिए जो भी योजनाएं 2018-19 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने लाया, उसे काम करने का प्रयास भी किया है। वहाँ शौचालय बने हैं, वहाँ लोगों को घर भी दिया गया है। ये निश्चित तौर से, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं मानता हूँ इसको कि भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ अपने आप को स्थापित करने के लिए अपनी जो रणनीति बनाई है और जो उसमें प्लान करके लोगों को शौचालय, और आज जो आपको दिख रहा है, जो लोग कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि 5 किलो अनाज फ्री दिया जा रहा है, ये सब चीजें भी काफी अच्छा फैक्टर बीजेपी के लिए बन सकता है। लेकिन मैं एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये जरूर कहूंगा कि इस देश में न जाने क्या हो गया है कि कोई बिजली फ्री दे रहा है, कोई पानी फ्री दे रहा है, कोई खाना फ्री दे रहा है, और उस व्यक्ति से लेकर दे रहा है जो मीडियम क्लास का व्यक्ति है। मीडियम क्लास का व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है, उसको उस टैक्स की वजह से बाकी लोगों को जो आप फ्री दे रहे हैं, और ये चीज पर मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार के चुनाव में बहुत मजबूती से जीत पाएगी। कांग्रेस का दावा अपनी जगह हो सकता है, लेकिन कांग्रेस ने तो वहाँ कुछ किया ही नहीं। हमारे धनोज जी ठीक कह रहे थे, कोई सभा नहीं, कोई जनसभा नहीं, कोई हंगामा नहीं। विपक्ष का काम होता है हंगामा करना, सही मांग करना, जनता के साथ मिलकर के लोकतंत्र में आवाज उठाना। तो जब कोई आवाज उठी नहीं, ठीक है, और जी, समय थोड़ा कम है, सवाल आपसे भी ले लेता हूं। मनोज जी, आपको क्या लगता है, जैसे अजय तिवारी साहब कह रहे हैं, क्या लगता है आपको, जो कांग्रेस को आवाज उठानी चाहिए थी वो कांग्रेस ने उठाई नहीं? क्योंकि जो फ्री वाली पॉलिटिक्स है वो काफी नुकसानदायक भी है। जैसे हिमाचल में आप देख लीजिए कि कैसे पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई, वैट को बढ़ा किया गया पेट्रोल डीजल पर, और जनता की जेब से ही पैसा लेकर जनता को ही दे रही है सरकार। तो ये कहीं ना कहीं घातक है। बिल्कुल, मैं अजय भाई से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, जो राजनीतिक ढांचा है ना हमारे देश में, इधर से लो उधर को दो। सवाल ये नहीं कि सरकार देती है, जनता को भी ये बात मालूम है। इसीलिए तो मतदान के टाइम से पहले आप देखते हैं ना कि रात को एक्सरसाइज करते हैं नेता लोग। ये जो जैसे आज मतदान हो रहा है ना, और आज ये जो बीत गई है रात, इस रात में तमाम पार्टी ने जो एक्सरसाइज की है उसका पसीना ही रिजल्ट है। अभी देखिए, चुनाव जो बेसिक ढांचा पर नहीं होता है, आजकल होता है। देखिए, विपक्ष का काम क्या, विपक्ष का काम है आप उन तमाम बात को उठाओ और सीरियसली उठाओ जिसकी जरूरत वहां के लोगों को है। सरकार जहां मान लीजिए, सरकार में आने के बाद पार्टियां जो होती है ना, जो बात विपक्ष में रह के करती है वो सरकार में रह के थोड़ी करती है। ये मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, तमाम पार्टी का नेचर है ये, इसको आप पॉलिटिकल नेचर कह सकते हैं। और ऐसे में विपक्ष का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि संसद में बोले या सत्र, विधानसभा के सत्र में बोले, उनका काम है बोला, लेकिन सब्जेक्टली थोड़ा सा गलत है। ठीक है धनोज जी, थोड़ा समय कम है, लेकिन ये बात कही जा सकती है कि अगर आप एक्सरसाइज एक दिन करेंगे ना तो दूसरे दिन आपकी हड्डियों तक में दर्द होगा, लेकिन रोज करेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी, और वो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को शेप में लाने में काम करती है। ये नेता साहब को भी समझना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।